हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद IITN थिंकिंग। आज हम जीओसी की एकदम क्रीम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं और जीओसी की सारे वैरायटी प्रॉब्लम, सारे एप्लीकेशंस कम समय में टू द पॉइंट चीज़ें हम सीखने वाले हैं और बिल्कुल यूनिक तरीके से भी सीखने वाले हैं। फिलहाल मैंने जीओसी एक लेक्चर पढ़ाया है 3 आवर का पूरा उसमें, लेकिन इसमें केवल और केवल हम टू द पॉइंट चीज़ें बात करने वाले हैं, रीनीट स्पेशल। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इस लेक्चर के बाद आपको समझ आएगा कि ऑर्गेनिक को कैसे पढ़ा जाता है और समझा कैसे जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना जीओसी लेक्चर। तो बेसिकली जीओसी में हम क्या पढ़ते हैं, हमने आपको पहले भी बताया है कि जीओसी इज जस्ट लाइक अ हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको जीओसी नहीं आता है तो ऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर में प्रॉब्लम आएगा, चाहे हाइड्रोकार्बन पढ़ लो, चाहे अल्काइल हैलाइड पढ़ लो, चाहे एल्डिहाइड कीटोन एसिड अल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है, तो इसलिए जीओसी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो जीओसी में हम बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में डील करने वाले हैं इसमें डेफिनेटली। और कि कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तक की स्टोरी की बात करें, इनके बीच में जो स्टोरी है वो एक बहुत बिग स्टोरी है और उसी का नाम दिया गया है जीओसी। तो ये बिग स्टोरी है क्या, इसको हम समझ लेते हैं। बेसिकली रिएक्टेंट में केवल और केवल एक ही रिएक्टेंट नहीं होता, कई सारी चीज़ें होती हैं। उसमें सबस्ट्रेट होता है, फिर अटैकिंग रिएजेंट आता है और फिर सॉल्वेंट लिया जाता है और फिर दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा या रिएक्शन इंटरमीडिएट, और उसके बाद जाके कहीं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अटैकिंग रिएजेंट दो तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ये सब चीज़ें हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं। सॉल्वेंट भी दो होते हैं, पोलर नॉन पोलर। रिएक्शन इंटरमीडिएट भी कई सारे होते हैं, कार्बोकटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, लेकिन अपन को इतना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सबस्ट्रेट के बारे में। अब सबस्ट्रेट क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो डेफिनेटली उसमें हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, और जहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन कार्बन होंगे डेफिनेटली वहाँ पे एटम होंगे, और एटम होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी होगा, क्योंकि एटम बहुत इलेक्ट्रॉनों से मिलके बना होगा। और जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, या ऐसे सोचो जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़े की पॉसिबिलिटी होती है। वैसे ही जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पे धक्का मुक्की हो सकता है इलेक्ट्रॉनों के बीच में, और उस धक्का मुक्की को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो तरीके के होते हैं, एक परमानेंट इफेक्ट और दूसरा टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इंडक्टिव रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन और टेम्परेरी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो हम इसको आइए एक एक करके इंडक्टिव से स्टार्ट करते हैं। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट कुछ भी नहीं, बस एक मोटू और पतलू के बीच की कहानी है। जैसे कि कहीं पे अगर आपको पतलू दिखे और कहीं पे मोटू दिखे तो आप समझ जाना इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। मोटू मतलब केमिस्ट्री की भाषा में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, और पतलू मतलब क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। ठीक है, जैसे यहाँ कार्बन है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन मोटू है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और यहाँ पे कार्बन पतलू है, तो यहाँ पे इंडक्टिव लगेगा। कैसे पहचानोगे कि आप मोटू कौन है पतलू कौन है, तो याद रखना मोटू और पतलू की पहचान जो होती है ये है। ठीक है, इससे हम ये बता सकते हैं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब कौन मोटू है और कौन पतलू है। हम इसके हेल्प से ये चीज़ें बता सकते हैं। इंडक्टिव को अगर थोड़ा सा और हम अच्छे लैंग्वेज में बोले तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0 हो, यह डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और वर्क अप टू 3 कार्बन। जैसे कि देखो मैं आपको समझा देता हूँ, सारी चीज़ें समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे फ्लोरीन मोटू है, अभी लिखा है, कार्बन पतलू है। अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मोटू क्या करेगा, पतलू को मारेगा 2 थप्पड़ और इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींच लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लेके आया होगा, तो इस पर नेगेटिव हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये वाला जो कार्बन है इस पर थोड़े से कम थप्पड़ लगेगा क्योंकि थोड़ा दूर था, इसलिए 2 पार्शियल पॉजिटिव। ये वाला बहुत कम असर होगा। ठीक है, और इस पे तो असर ही नहीं होगा। तो इंडक्टिव जो है केवल और केवल 3 कार्बन तक अप्लाई होता है, इसलिए डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन जो थे इधर की तरफ डिस्प्लेस हो गए। ठीक है,
तो बस यही बात समझानी थी। अब यहाँ पे इंडक्टिव हो रहा है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ हो रहा है, मोटू पतलू देख लो, ये मोटू है ये पतलू है, यहाँ पे हो रहा है ये मोटू है ये पतलू है कार्बन। ठीक है, बेसिकली ये आपको आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। आइए हम इसके एप्लीकेशन पे देखते हैं। पहले देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। अगर मैं बोलूँ प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, कभी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, बढ़ता है तो उसे बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। मैंने यहाँ पे घटता है लिख दिया है, ठीक है। और अगर कभी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज हो, एक सेकेंड यहाँ पे लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना आप, जैसे यहाँ पे देखो फ्लोरीन मोटू है और ये पतलू है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे आएगा नेगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे कैसा इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट। और यहाँ पे देखो मेटल क्या है, मेटल पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा और कार्बन इस बार मोटू हो जाएगा तो इधर खींचेगा, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन कई लोग कॉन्सेप्ट जानकर भी क्वेश्चन को नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या उपाय है, एक जनरल ऑर्डर हमें याद रखना चाहिए। जनरल ऑर्डर क्या होता है, हमेशा याद रख लेना, प्लस आई का और माइनस आई का। देखो ये है CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, नेगेटिव वाले तो सब ज़्यादा प्लस आई दिखाएंगे। प्लस आई मतलब क्या होता है, एक तरीके का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। माइनस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये वाले ऑर्डर जो है आपको याद रखना है, फिर टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन अगर है तो ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और ये हाइड्रोजन। जितना ज़्यादा साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप होगा उतना ज़्यादा प्लस आई होगा। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे है, कहाँ प्लस आई ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा। और जो माइनस आई का ऑर्डर है ये ऑर्डर है, एटलीस्ट इतना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये एक जनरल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। अब मैं बोलूँ माइनस आई का ऑर्डर बता दो, तो आप माइनस आई का ऑर्डर इसमें क्या बताओगे, सिंपली देख लो, COOH ज़्यादा लगाता है तो ये ज़्यादा माइनस आई लगाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ बताओ किसका ज़्यादा लगेगा, माइनस आई। तो अब देखो ध्यान से देखना, आप बोलोगे सर ये साइनाइड है ये और ये फ्लोरीन है, ऑर्डर में साइनाइड ज़्यादा होता है। तो नहीं, यहाँ पे DNP रूल लगता है। ऊपर वाले में क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कॉमन था, 1 2 1 2 सब कुछ कॉमन था, नंबर भी कॉमन था, पावर देखना था बस। तो DNP मतलब डिस्टेंस, N मतलब नंबर, P मतलब पावर। डिस्टेंस देखो इसके रिस्पेक्ट में 1 2, यहाँ पे 2 ही कार्बन पे फ्लोरीन है, यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन पे साइनाइड है, तो ये वाला ज़्यादा माइनस आई लगाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस आई का ऑर्डर। तो हमेशा DNP रूल अप्लाई करना होता है। यहाँ पे देखो इसके नेगेटिव के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो पहले डिस्टेंस देखो 1 2 3 1 2, तो यहाँ पे डिस्टेंस डोमिनेट कर गया ये। अगर मान लो डिस्टेंस कॉमन होता तो फिर नंबर देखते कितने ग्रुप लगे हैं जो माइनस आई लगा रहे हैं, फिर पावर। प्लस आई का ऑर्डर क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है तो ये होता है ऑर्डर। अगर डिग्री सेम हो गया तो साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये वहाँ पे ये बड़ा हो गया। अब हम एप्लीकेशन देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन को क्या पसंद होता है, कार्बन आयन लव माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो अब आपको माइनस आई ऑर्डर देख लेना और वही कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको DNP रूल लगाना है। तो यहाँ DNP, ये इस पर माइनस आई, इस पर माइनस आई, इस पर माइनस आई, इस पर माइनस आई, इस पर तो कुछ नहीं लगेगा, इसको लास्ट में करो, पहले ए को सबसे लास्ट में करो। अब सबसे पहले कौन आएगा, ध्यान से देखना, डिस्टेंस 1 2 यही दिख रहा है, बाकी हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3 1 2 3, तो डिस्टेंस वाला तो सबसे पहले आएगा, D को हम सबसे पहले रखते हैं। चलो अब D भी हो गया। अब उसके बाद देखते हैं इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, तो डिस्टेंस कॉमन है और इसमें नंबर भी ज़्यादा है, तो फिर C हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें देखेंगे तो 1 2 3 1 2 3, डिस्टेंस कॉमन, नंबर कॉमन, पावर देखो NO2 का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फिर E हो जाएगा और फिर B हो जाएगा, तो ओवरऑल ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, और यही स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसका ज़्यादा हो जाएगा, कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है sp2 और क्या होता है sp3।
ये -I का ऑर्डर है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ऑर्डर है। तो डेफिनेटली यहाँ पे sp है, ये sp2 है और ये sp3 है, तो वो और स्टेबिलिटी ऑर्डर यही हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ अगर हम कार्बोकैटायन की बात करेंगे तो कार्बोकैटायन को क्या पसंद होता है, कार्बोकैटायन को पसंद होता है +I, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे डेफिनेटली ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये कहीं ना कहीं ये फ्लोरीन भी -I लगा रहा है, ये फ्लोरीन भी -I लगा रहा है। तो जहाँ पे कम -I लगेगा वहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, क्योंकि उसे तो +I पसंद है। देखो डिस्टेंस देखो, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 1-2 कार्बन पे दूरी पे, तो -I कहाँ लगेगा सब ज़्यादा। अगर मान लो A है, ये B है, तो अगर हम -I का ऑर्डर देखेंगे तो डेफिनेटली A में ज़्यादा लगेगा B से, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अपने आप हम देखेंगे तो कौन उल्टा कर देंगे, इसका रिवर्स, B इज़ ग्रेटर देन A हो जाएगा, ठीक है। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हैं, कोई एसिड है उसमें से H+ आप निकाल दो, ये कार्बन आयन बना, ये कार्बन आयन जितना स्टेबल होगा एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो Ka वैल्यू भी ज़्यादा होता है, और K ज़्यादा है तो इन्वर्सली होता है Pk वैल्यू के, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, एक कॉमन पोजीशन से H निकालो, यहाँ निकला, यहाँ निकला। अब देखो ये NO2 है, -I लगा रहा है, कार्बन आयन को पसंद भी होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा -I है, तो इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा हो जाएगा, B का ज़्यादा हो जाएगा A से। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी हमने निकाला, यहाँ पर भी H निकाला, कॉमन साइड से निकालना है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, तो ये NO2 है तो -I ज़्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन आइटम देखो, और वो कैसे बढ़ता है, +I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये ज़्यादा +I लगा रहा है और एक कम लगा रहा है, तो यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगा, ये ज़्यादा बेसिक है। ये +I लगा रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे के और इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा। यहाँ पे 3-3 +I लग रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबल, तो यहाँ पे 2-2 लग रहे हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल। एक्वस फेज में अगर अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ पूछता है, याद रख लेना, एक्वस फेज में नीट में आया है, 2025 जेई में भी आया है, हर जगह पूछा गया है, ठीक है। एक्वस फेज में अगर मान लो अल्काइल ग्रुप है तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, दिख रहा है, तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री एक्वस फेज में। बाकी नॉर्मल तरीके से देखोगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखना। और अगर आर क्या है, यहाँ पे अगर आर इथाइल ग्रुप है देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। मैं इसको इधर लिखता हूँ, ये इधर आ जाए, ठीक है। ये तो अगर आर मान लो अपने पास इथाइल ग्रुप है, दिख रहा है, तो ये ऑर्डर 231 हो जाएगा, और मिथाइल है तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए बेसिक स्ट्रेंथ, तो ये नाइट्रोजन है, ये क्या है, कहीं ना कहीं ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे अगर आप नाइट्रोजन के देखोगे ये कहीं ना कहीं sp2 है, तो sp3 वाला ज़्यादा होता है बेसिक कंपेयर टू sp2, तो कौन ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, ये -I लगा रहा है, और जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसकी अवेलेबिलिटी घटाएगा, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो रेजोनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जब कोई एक कैरेक्टर सारी, मतलब मान लो ये है, ये लड़की है कोई, मान लो, ठीक है, और S नाम की लड़की है, कुछ भी आप समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, अगर आप केवल इसको देखोगे तो ये क्या है, यहाँ उदास है, लेकिन ये देखो बैडमिंटन भी खेलती है, किताब भी पढ़ती है, स्कूल भी जाती है, ठीक है। तो अगर इसके बारे में हमें पूरी क्वालिटी एक्सप्लेन करना हो तो हमें चारों ही रूप को देखना होगा इसके, किसी एक को देख के आप पूरी क्वालिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, ठीक है। वैसे ही जब एक स्ट्रक्चर सारी क्वालिटी को एक्सप्लेन ना कर पाए रेजोनेंस में, तो हम मल्टीपल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ठीक है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसीलिए रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आया है। तो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेजोनेंस को हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। फिलहाल वो तो हमने जीओसी में पढ़ाया हुआ है पूरा, है ना, 185 पेज का PDF है, उसको आप देख लेना। हम यहाँ पे केवल टू दी पॉइंट चीज़ें बात करेंगे। ये है पूरा 186 186 पेज का PDF है, मज़ा आ जाएगा आपको। अगर कभी देखना हुआ ना फुल जीरो से, तो जाके देखना ऑर्गेनिक कैसी पढ़ी जाती है, क्या होता है, आपको समझ में आएगा। क्लासिक 1 शॉट का लेक्चर है प्लेलिस्ट में। क्लासिक 1 शॉट मैंने इसीलिए बनाया था कि स्टूडेंट को उसे देखने के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत ना हो, उनसे हर वैरायटी प्रॉब्लम सॉल्व हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कम समय में क्लियर हो, भले 3 से 4 किताबों को मुझे ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो ये था
ये हमारा फर्स्ट स्टेप स्ट्रेटजी में भी था, आप ये भी बोल सकते हो। इसको हम फर्स्ट स्टेप स्ट्रेटजी बोलते थे। फर्स्ट स्टेप स्ट्रेटजी क्या था? एक्चुअली कुछ महीने पहले हमने 5 स्टेप स्ट्रेटजी बनाया था। हमने बोला था पेपर नीट का जो होने वाला है इधर से ही आएगा। तो नीट 2026 का जो पेपर हुआ भाई, जो हमने विदिन 2 मंथ पढ़ाया वही आया 100%। और एक नहीं 3 रेफरेंस दिया है मैंने विदिन 2 मंथ। ये पूरा वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लो, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट पैटर्न फॉर्मेट रहा पूरा का पूरा आप देख लो, ठीक है। तो ये ऐसा हमने 2 बार कर चुका। 2025 में भी हमने 3 स्टेप स्टडी बनाया था, पेपर वहीं से आया। अभी तो ये देख रहे हो कितने रेफरेंसेज है, सारे हमने विदिन 2 मंथ कराए। तो आपको सीधे सीधे केवल अगर आप इतना ये भी कर लेते हो क्लासिक 1 शॉट, वैसे क्लासिक 1 शॉट का टाइम है नहीं। और सेकेंड स्टेप हमारा स्टडी था सुपर 45, ये है सुपर 45 का लेक्चर। सेकेंड स्टेप था सुपर 45, एक ऐसा 45 क्वेश्चन जिसे करने के बाद आपकी थियरी भी क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट भी क्लैरिफाई हो जाए, क्वेश्चन भी हो जाए, एनसीईआरटी भी हो जाए, एक्सेप्शन भी लग जाए, ठीक है, और सारे वैरायटी प्रॉब्लम कवर हो जाए। तो ये हमने बनाया था, सारे चैप्टर के प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हो। और इसमें क्वेश्चन हर वैरायटी क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे जीओसी का भी है। तो आप इसको स्किप मत करना। अगर सबसे टॉप प्रायोरिटी आपको रखना है तो सुपर 45 रखना रीनीट के लिए, जो भी दे रहे हैं, ठीक है, जो चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं। उसके बाद ये हमारा सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जो मैंने लास्ट ईयर कराया था। लेकिन ये भी आप स्किप कर सकते हो, अभी टाइम तो है नहीं, या जो करना चाहें वो कर लें। उसके बाद फोर्थ स्टेप था संडे स्पेशल टेस्ट, ठीक है। संडे स्पेशल टेस्ट में आपको 200 पे करने होते थे और उसमें 50% ज़्यादा प्रॉब्लम जेई के होते थे। बॉबी सर ने पूरा कंडक्ट करा दिया चैप्टर वाइज और फुल टेस्ट भी हुआ है। उसके बाद उसमें प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, आपको कहीं पे भटकने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने सुना लोग मेंटरशिप के नाम पे पैसे ले लेते हैं, बात भी नहीं करते। तो आप उसको ज्वाइन करते थे तो आपको बहुत सारे PDF 5 स्टेप स्टडी के मेंटरशिप और टेस्ट वगैरह सब कुछ थे। जो पे नहीं कर सकता था उसके लिए जेन्युइनली फ्री था, है ना, अगर आपको ईमानदारी से आप बताते थे तो अभी तो वो बंद है। PDF के लिए आपको पे कर सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो। फिफ्थ स्टेप था गेस पेपर। ये है गेस पेपर, एक बेहतरीन लेवल का हमने 10 गेस पेपर बनाए, जिसे करने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। पूरी केमिस्ट्री एकदम रिवाइज हो जाएगी और पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये गेस पेपर, ये सारी चीज़ें यूट्यूब के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, बस PDF नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये रीनीट के पहले पेपर का पेपर पूरा इधर से ही, मतलब जो भी हमने कराया 5 स्टेप उधर से ही आ गया। उसके बाद रीनीट के हमने फ्यूचर 45 सीरीज अभी चला रहे हैं। फ्यूचर 45 सीरीज़ में हमने और बेहतरीन क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, जैसे कि इसमें 2 चैप्टर के लेते हैं 45 क्वेश्चन, केमिकल, आयनिक, ऐसे ही 2 चैप्टर होते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूचर 45 सीरीज़ भी यूट्यूब पे है, पूरा आप देख सकते हो। इसमें और बेहतरीन क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं अभी के लिए। तो अगर मैं बोलूँ टॉप प्रायोरिटी जो पहली बार चैनल विजिट कर रहा है क्या रखना चाहिए, तो अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सुपर 45 देखो, गेस पेपर देखो और फ्यूचर 45 देख लो, बस, ठीक है। आप प्राइवेट क्लास लेना चाहते हो जिसमें हम स्पेशल टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, दिखा देते हैं, कोई भी इधर फर्जी टेस्ट नहीं, एकदम रेलेवेंसी के साथ। ये देखो, तो इसमें होता है, ये आप देख लो, जैसे नीट, NCERT एग्जाम्पलर, JEE मेंस, तो इसमें मैंने बेहतरीन क्वेश्चन रेलेवेंसी के साथ लिया है। तो अगर आप ये ज्वाइन करते हो तो ये तो मिलेगा ही टेस्ट, स्पेशल टेस्ट। उसके बाद आपको क्रीम कॉन्सेप्ट, हर चैप्टर का क्रीम कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। जैसे ये देखो, कम समय में जो आप लेक्चर ये देख रहे हो GOC का, एक क्रीम कॉन्सेप्ट ही है। तो अगर ये मैं प्राइवेट स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड होता है, तो आप हम ज्वाइन कर सकते हो। उसमें बहुत बेनिफिट है और मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। जो भी 2027 के लिए प्रिपेयर पहले से मेंट लिए, वो भी मुझे मैसेज करके रखें, क्योंकि सीट फुल हो जाएगी तो मैं ज़्यादा लोग को नहीं लूँगा, ठीक है। तो आप अगर एक ऑथेंटिक जेन्युइन कंटेंट चाहते हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, आप मैसेज कर लो, ठीक है। 80 91 38 39 94, ठीक है, इस पर मैसेज कर लो। मेरा नाम आशुतोष है। चलिए हम रेजोनेंस को देख लेते हैं। तो रेजोनेंस के बेसिकली ये कंडीशन होता है, अगर मान लो A डबल बॉन्ड B, C सिंगल बॉन्ड है, उस पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, रेडिकल, डबल बॉन्ड, तो वहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ये एटम है बेसिकली। दूसरी कंडीशन, अगर ए पे लोन पेयर, उसके बगल कार्बोकटायन है, तो वहाँ पे रेजोनेंस होता है। तीसरी कंडीशन, नेगेटिव चार्ज के बगल में वैकेंडी ऑर्बिटल है, तो वहाँ पर भी, जैसे सल्फर क्लोरीन है, तो वहाँ पर भी रेजोनेंस होता है। जैसे यहाँ देखो रेजोनेंस है, A है, B है, C है, D है, तो C और D पे देखो डबल बॉन्ड था, हाँ आ गया यहाँ रेजोनेंस। यहाँ पे देखो
यहाँ पे रेजोनेंस है, हाँ ए है, बी है, सी है, यहाँ पे है रेजोनेंस, हाँ ये देखो कार्बोकेटाइन बगल लोन पेयर आ गया तो ये वैक बॉन्डिंग करेगा। ये देखो इसके पास सल्फर आ गया, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो इसमें भी रेजोनेंस होगा। CCl3 यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ये हर जगह रेजोनेंस है, आप देख सकते हो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, सिंपल समझो, ये कार्बोकेटाइन को थर्ड एटम पे ले जाया करो, डबल बॉन्ड को इधर, तो ये बन गया, ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन था 2 एटम पे टहल रहा था, तो एक को 2 में बांटना है, तो ये हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, हाँ लिखा है। तो प्लस हाफ, आधा आधा बांट दिया, ये डबल बॉन्ड हर जगह घूम रहा था इसलिए पार्शियल लगा दिया, ठीक है। ऐसे नेगेटिव चार्ज है तो उसको थर्ड पे ले जाना है, डबल बॉन्ड के यहाँ ले जाना है, हमने शॉर्ट में बता दिया। अगर मान लो ये वाला कंडीशन है, ठीक है, तो एक ही मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो आप एक काम करना, डबल बॉन्ड को बीच में रखा करो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर नेगेटिव और जिसकी कम है उस पर पॉजिटिव। ऐसे ही मान लो यहाँ पे एक ही कम है तो ए पे पॉजिटिव और डी पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड को बीच में। अच्छा, लोन पेयर जहाँ से जाता है वहाँ पे जैसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये लोन पेयर है ABC, तो लोन पेयर जहाँ से जाता है थर्ड पे वहाँ पे पॉजिटिव आता है और जहाँ पर जाता है वहाँ पे नेगेटिव, और डबल बॉन्ड को हम इधर खिसका के कर देंगे। फिर ये रेजोनेंस कर रहा है, ये बन गया, फिर ये कर रहा है, इधर आ गया, फिर ये इधर आएगा तो ये बन गया वापस से, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अच्छा, ये डबल बॉन्ड इधर, ये इधर, तो ये दोनों दिख सही सेम रहे लेकिन अलग अलग काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो नेगेटिव चार्ज अगर कहीं पे ऑर्थो पैरा पा रहा है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, तो कंक्लूजन ये है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, आपको पता चलेगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कभी भी इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा तो कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पे। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो वहीं जाएगा ना जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऑर्थो पैरा पे अटैक करता है। कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना हो इन सभी का, केवल इन्हीं में लगाना, तो ट्रिक है परपेंडिकुलर लाइन खींच लेना, ऐसे ये जो वर्टिकल लाइन है 1 2, यहाँ नहीं खींचना, ये जो लाइन है तो यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ पे देखो 1 2 3 3 बनेगा, यहाँ पे कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 5 बनेगा, तो थोड़ा काम आसान हो जाता है हद तक, ठीक है। और रेजोनेंस कभी भी मेटा पे नहीं हैपन होता, ठीक है, मेटा पे नहीं होता, केवल ऑर्थो पैरा पे होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, 2 तरीके के होते हैं, रेजोनेंस का ही भाई मेसोमेरिक है। रेजोनेंस बाई डायरेक्शनल होता है, जैसे देखो ये है, ये रेजोनेंस है, कार्बन दोनों साइड है, किधर भी नेगेटिव पॉजिटिव आप लगाओ। मेसोमेरिक यूनिडायरेक्शनल होता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको तोड़ना है तो इधर की तरफ ही तोड़ोगे क्योंकि ऑक्सीजन है बस, तो +m -m। अगर मान लो A है, B है, C है, ठीक है, मतलब A है, B है, C है और C पे लोन पेयर है, तो वहाँ पे क्या इफेक्ट लगता है, +m इफेक्ट। जैसे देखो A है, B है, C पे लोन पेयर है तो +m इफेक्ट लगा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जितने वाले प्लस होते हैं ना, जो वाले प्लस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर मान लो ABCD है और D की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है C से, तो वो क्या होता है, -m इफेक्ट। जैसे ABCD, यहाँ भी रेजोनेंस ही है, बस कौन सा रेजोनेंस है, माइनस, तो D की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है तो -m। एक जनरल ऑर्डर है +m और -m का, ये सारे +m है और ये सारे -m है, ठीक है। चलो एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ देख लेते हैं। तो पहला है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ही स्टेबिलिटी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे। पहला रूल ये कहता है अनचार्ज स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होता है चार्ज से, ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया, इसको बना देते हैं, मैंने क्या बोला, चार्ज्ड, ठीक है। फर्स्ट रूल, अनचार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है चार्ज से। जैसे देखो ये रेजोनेंस है आपस में, अब ये चार्ज अनचार्ज है, ये चार्ज है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, डेफिनेटली ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे देखो दूसरा रूल ये कहता है, पहला रूल अगर फेल हो जाए तो दूसरा रूल ये कहता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और यहीं पे ऑक्टेट रूल भी आप अप्लाई करते हो, ऑक्टेट रूल, ठीक है। और हाँ, कभी भी अगर मान लो ऑक्सीजन, एक चीज़ मैं नोट करके लिखा देता हूँ, कभी भी ऑक्सीजन पे, चलो वो छोड़ो उसका, है ना, उसमें तो हमने बताया ही है फुल लेक्चर में, यहाँ ज़रूरी नहीं है। ऑक्टेट भी रूल आप इसे अप्लाई कर लेना, और जब भी देखना ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे देखो कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यहाँ पे कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसलिए ये भी ज़्यादा स्टेबल है। थर्ड रूल कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो नेगेटिव चार्ज को लाइक करेगा, जैसे यहाँ कार्बन पे नेगेटिव, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो हमें पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है किसका ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा।
सेम चार्ज है तो दूर दूर रहना चाहेगा, अपोजिट चार्ज है तो पास पास। जैसे देखो यहाँ पे ये अपोजिट चार्ज है तो ये कहाँ रहना चाहेंगे, पास पास रहना चाहेंगे। तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये। सेम चार्ज होते तो दूर दूर रहना चाहते हैं। बस यही सीक्वेंस में चारों रूल लगा लो। अब इसमें आपको स्टेबिलिटी देखना है चारों में। तो सबसे पहले अनचार्ज, हाँ अनचार्ज है, ये ज़्यादा स्टेबल। फिर दूसरा देखो, दूसरा कहता है पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड इसमें एक दिख गया, बाकी में नहीं है, तो बी। तीसरा यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन पे कार्बन पे, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है। और हमारे पास क्या हो, तो सी हो जाएगा, वो है ना, अपोजिट चार्ज पास पास रहना चाहेंगे, और फिर डी हो जाएगा। तो बस, और ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा ओवरऑल। स्पेशल केस, अगर कभी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, नंबर आप देखो इसमें पाई बॉन्ड भी सेम है और बेंजीन भी से बेंजीन है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है ए साइक्लिक से। अब इसमें कैसे देखोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर, यहाँ पर भी 2 बार रेजोनेंस, यहाँ पर भी 2 बार रेजोनेंस है। तो देखो मैं बताऊँ, साइज देखा करो। यहाँ पे बेसिकली ये सेकेंड पीरियड का है और एक कार्बन भी कौन से पीरियड का है, सेकेंड। तो ओवरलैपिंग अच्छा होगा, ओवरलैपिंग अच्छा हो सकता नहीं, होगा ही। तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे कोई रूल नहीं समझ आता। अब देखो यहाँ पे कौन सा रेजोनेंस है, यहाँ पे लीनियर रेजोनेंस है, पूरा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्रॉस रेजोनेंस है, ठीक है। ये ऐसे रेजोनेंस कर रहा है, ये ऐसे। तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, लीनियर रेजोनेंस ज़्यादा होता है क्रॉस से। और जो स्टेबिलिटी होता है वो रेजोनेंस एनर्जी के डायरेक्टली होता है। तो कभी आपको ऐसा पूछे रेजोनेंस एनर्जी, तो स्टेबिलिटी देख लेना, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, देखो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, अभी तक तो आपने प्लस आई पढ़ा था। अब रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है प्लस आई से। रेजोनेंस पहले देखना, इंडक्टिव बाद में देखना, ठीक है। तो अब हम पहले रेजोनेंस देखेंगे। कार्बोकटायन को रेजोनेंस में क्या पसंद होता है, कहीं सबसे पहले तो रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद प्लस एम पसंद होगा, रेजोनेंस में भी प्लस एम, और उसके बाद प्लस आई देखना। तब देखो यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस है, 2 बार रेजोनेंस, यहाँ पे 1 बार रेजोनेंस, तो ये ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे रेजोनेंस सब में हो रहा है, ये वाला माइनस आई लगा रहा है और माइनस एम लगा रहा है, ये वाला प्लस एम लगा रहा है, लोन पेयर अभी लिखाया था। तो कार्बोकटायन को प्लस एम वाला पसंद होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल। मेटा पे कोई रेजोनेंस नहीं होता। अब यहाँ पे मेटा पे रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस आई लगेगा, और ये कौन लगाएगा, प्लस आई लगाएगा। तो कौन ज़्यादा स्टेबल, ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये वाला ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पास लोन पेयर, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करता है। और ये तो कुछ नहीं लगा रहा है, यहाँ पे माइनस आई लगा रहा है। तो सब, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो डेफिनेटली बी की स्टेबिलिटी ज़्यादा। उसके बाद ये माइनस आई तो हेट करता है कार्बोकटायन से, फिर कौन हो जाएगा, ए, और फिर कौन हो जाएगा, सी। स्टेबिलिटी ऑफ, अगर कार्बन आयन की हम बात करें तो कार्बन आयन में क्या होता है, जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और कार्बन आयन माइनस एम पसंद करता है, ठीक है, माइनस एम, और यहाँ पे माइनस आई होगा, मैंने क्या लिख दिया है अभी तो पढ़ाया नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो SO3H माइनस एम लगाता है, और यहाँ पे ये प्लस एम लगाता है, डेफिनेटली कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, माइनस एम वाला हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये लीनियर रेजोनेंस है कार्बन आयन, और ये क्रॉस रेजोनेंस है। अगर मान लो यहाँ पे एक ही बार रेजोनेंस होता है, यहाँ पे 2 बार होता है, तो ये होता है। अब यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड, यहाँ भी 2 डबल बॉन्ड के कारण, तो लीनियर इज ऑलवेज मोर स्टेबल दैन क्रॉस। एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा याद रख लेना, वही कार्बन आयन वाला रूल, इसको हटाया कार्बन आयन बनाया, इसको हटाया कार्बन आयन बनाया। अब बस यहाँ पे रेजोनेंस को ऐड कर लेंगे। इसका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, लेकिन वो अनइक्वल होगा, और इसका 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, लेकिन वो इक्वल होगा। तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसलिए ये ज़्यादा बेसिक हो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अल्कोहल हमेशा ज़्यादा एसिडिक होता, कम एसिडिक होता है वाटर से, लेकिन मेथेनॉल ऐसा होता है वहाँ पे के वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। इन सभी को याद रखना। अब यहाँ पे देखो एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको हटाया कार्बन आयन बनाया, कॉमन पोजीशन, ये माइनस आई माइनस एम लगा रहा है, और ये प्लस आई लगा, ये तो हेड करेगा कार्बन आयन से, तो जो जितना स्टेबल हो उतना एसिडिक। तो एसिडिक का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सी, फिर ए, और फिर बी। ये PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे देखो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये हाइड्रोजन को जाने ही नहीं देगा, और ये पैरानाइट्रोफिनॉल है। तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इंट्रामोलिकुलर हर जगह क्वेश्चन पूछा गया है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे एच रिलीज ही नहीं होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ये मत भूलना बेंजोइक एसिड, ठीक है, वो ज़्यादा एसिडिक होता है, भले ही यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हो, चाहे प्लस एम लगा हो चाहे माइनस एम, डजेंट मैटर, चाहे प्लस आई लगा हो चाहे माइनस आई, कोई मैटर, ऑर्थो वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। बाकी आप जनरल रूल लगा दोगे, ठीक है, यहाँ और कहीं पे भी ग्रुप लगाओ। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन करिस्पॉन्डिंग पैरा एंड मेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विथ NaHCO3। देखो NaHCO3 से कौन से रिएक्शन करेगा, तो जनरल बात मैं बताऊं, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वही NaHCO3 से रिएक्ट करेगा और वो सॉल्ट बनाएगा और CO2 को रिलीज करता है, एफरवेसेंस देता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिनॉल जहाँ होता है वो वीक एसिड होता है। एक हमने जनरल आइडिया आपको दे दिया, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ में सेम कॉन्सेप्ट, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और अवेलेबिलिटी कौन बढ़ाएंगे, प्लस एम प्लस आई, sp3 sp2 sp, और लोकलाइज लोन पेयर और डीलोकलाइज लोन पेयर, ठीक है। तो देखो लोकलाइज मतलब जो रेजोनेंस में जाए, तो यहाँ पे ये लोकलाइज्ड है, सॉरी जो रेजोनेंस में ना जाए, ये रेजोनेंस यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, और डीलोकलाइज ये रेजोनेंस में जा रहा है, तो लोकलाइज वाला अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे देखो ये डीलोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, तो ये ज़्यादा बेसिक। SIR इफेक्ट क्या होता है, ये केवल 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन में ही एप्लीकेबल है। जैसे यहाँ पे देखो ये कितने डिग्री है, ये 3 डिग्री अमाइन है। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे, ये ऑर्थो पोजीशन पे मान लो ये क्या कोई ग्रुप लगा है ना, ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा है, ऑर्थो पे जो ग्रुप लगा होना चाहिए वो बल्कि होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन है, ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगा है, तो वहाँ पे SIR होता है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, जिसके कारण बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है रेजोनेंस ही नहीं होगा तो अवेलेबल रहेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। बल्कि ग्रुप ये होते हैं, स्मॉल ग्रुप ये होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको बताना है बेसिक स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, SIR हो रहा है और यहाँ पे SIR नहीं हो रहा, तो बेसिक स्ट्रेंथ कहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको एमिडीन बोलते हैं। कभी भी भूल जाना स्ट्रक्चर, तो एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन डायरेक्टली अगर जुड़े हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमिडीन बोलते हैं, ठीक है। तो एमिडीन ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, फिर सॉरी ग्वानिडीन होता है, ये ग्वानिडीन है, और फिर ये एमिडीन होता है, और फिर ये होता है, ठीक है। एक जनरल हमने बेसिक ऑर्डर लिख दिया है, आपको याद होना चाहिए, ग्वानिडीन, एमिडीन, एलिफेटिक एमीन, पिरिमिडीन, एरोमेटिक अमाइन और एमाइड, ठीक है। इसमें ऑर्डर देखो, इसमें कन्फ्यूजन होता है, नो डाउट इसमें वाला तो सबसे ज़्यादा हो गया बी, क्योंकि ये लोकलाइज्ड है। बात आती है इसमें ये भी डीलोकलाइज्ड, ये भी, अब कैसे देखोगे, तो याद रख लेना जो एनिलीन है वो ज़्यादा बेसिक होता है पैरॉल से, ठीक है। जेई में, नीट में, हर जगह ये भी पूछा जा चुका है। बॉन्ड लेंथ ध्यान से देखना, जो एक बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होना चाहिए वो हमें पता है, सिंगल बॉन्ड होता है सबसे पहले, उसके बाद पार्शियल डबल बॉन्ड, ध्यान से देखना, फिर प्योर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये CO बॉन्ड लेंथ बताना है, तो यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, तो ये समथिंग पार्शियल डबल बॉन्ड की तरफ है ना, मतलब ये पार्शियल डबल बॉन्ड ज़्यादा आएगा, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब ये समथिंग लाइक प्योर सिंगल की तरफ है। अगर यहाँ पे एक ही बार रेजोनेंस है तो ये प्योर जो डबल था ये प्योर ही रहेगा, कम पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। तो प्योर डबल बॉन्ड देखो का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा कम होता है पार्शियल से, तो किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, ये। अब यहाँ पे देखो ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे एक बार रेजोनेंस है, यहाँ पे 2 बार रेजोनेंस, तो ये एक बार रेजोनेंस है तो यहाँ पे समथिंग लाइक ये सिंगल ही रहेगा, और यहाँ पे 2 बार रेजोनेंस है तो पार्शियल आ जाएगा, तो प्योर ज़्यादा होता है पार्शियल से, तो इसलिए ये हो जाएगा। डिफरेंस समझना है, ठीक है। तो ये आपको ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एरोमेटिसिटी। तो आइए एरोमेटिसिटी को हम डिस्कस करते हैं, और यकीन मानिए कि एरोमेटिसिटी का आज के बाद से आपका जे एडवांस तक का क्वेश्चन नीट तुरंत हो जाएगा, आपसे गलती नहीं होगा, 4 सेकंड में आंसर आएगा। और वो ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है पाई इलेक्ट्रॉन, उसको डिवाइड कर दो 4 से। अगर डिवाइड कम्प्लीटली हो जाता है वो एंटी एरोमेटिक होगा, डिवाइड नहीं हुआ तो एरोमेटिक, और एक भी sp3 कार्बन दिख गया तो नॉन एरोमेटिक होता है। आप कहोगे पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
अगर डबल बॉन्ड है तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो 2 डबल बॉन्ड है तो उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर को भी पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज को भी पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करोगे, मतलब एक नेगेटिव चार्ज मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ, पॉजिटिव चार्ज में 0 होता है। अच्छा, लोन पेयर वही कंसीडर करना है जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो। आपको बताने में टाइम जरूर लग रहा है, 2 सेकंड ज़्यादा आंसर नहीं लगता निकालने में। कितने डबल बॉन्ड है? 3, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 को डिवाइड कर दो 4 से, 3/2, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, एरोमेटिक। यहाँ पे देखो एक ही पाई बॉन्ड है, 2 पॉजिटिव चार्ज मतलब 0, तो 2 डिवाइड बाई 4 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, एरोमेटिक। यहाँ पे देखो 2, 2 4 और नेगेटिव चार्ज भी 2 होता है, 6 डिवाइड बाई 4 कर दो, अगर डिवाइड नहीं होता है तो एरोमेटिक। ये देखो 2 2 4 6 डिवाइड नहीं होता है कंप्लीटली तो एरोमेटिक। ठीक है, निकालते जाओ, आप कितना भी आंसर निकाल लो फटाफट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 2 4 और ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, हाँ है, तो टोटल कितने हो गए? 6 डिवाइड बाई 4 कर दो, क्या आ जाएगा? कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, एरोमेटिक। ये 2 2 4 डिविजिबल है, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, आप इसी को काउंट करो तो कितने हैं? 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 4, ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। कभी स्टेबिलिटी अगर पूछे तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। अगर डाइपोल मोमेंट पूछे तो वो भी एरोमेटिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 2 लोन पेयर है तो एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, तो 2 2 4 और ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के काउंट कर लो, तो 6 डिवाइड बाई 4 एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेप्शन। बात आती है एक्सेप्शन तो ज़रूर आना चाहिए। ये होता है, ये ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन होता है, मतलब ये प्लेनर नहीं होता है। यहाँ पे दिख कितने रहे? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 डिवाइड बाई 4 आप बोलोगे एरोमेटिक, नहीं, ये नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, नॉन प्लेनर, याद रख लेना। और ये वाला है, ये टब शेप का होता है ये, तो ये क्या होता है? ये भी अपने पास नॉन प्लेनर होता है। ठीक है, एरोमेटिक नहीं बोलना इसको, ठीक है, नॉन एरोमेटिक में ही आ जाएगा ये। तो ये 2 को याद रख लेना, बाकी हर जगह रूल एप्लीकेबल है। ये जेई का क्वेश्चन है, जैसे ये है तो 2 2 4 2 6 एरोमेटिक। अब इसमें देखो फटाफट 2 2 4 इसका तो नहीं, 4 डिवाइड बाई 4 एंटी एरोमेटिक। तो सारे सवाल आप कर लो, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ठीक है, इसको हटा देते हैं एक बार हम। एप्लीकेशन यही है कि स्टेबिलिटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और एरोमेटिसिटी जो होता है वो डाइपोल के डायरेक्टली होता है। कभी AgNO3 से रिएक्शन करा के पूछता है, बताओ कौन ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा या वगैरह वगैरह कुछ पूछता है, तो यहाँ पे इसको गायब करना और ये बनाना। और ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है, तो रेट वहाँ पे कम हो जाएगा, जो जितना स्टेबल है रेट वहाँ पे उतना फास्ट। और मान लो ये वाला है, दिख रहा है आपको, अगर इसको ऑक्सीजन वाला कंपाउंड आता है पोलर टाइप, देखो तो ये टूटेगा, ये नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 4। ठीक है, तो ये 4 डिवाइड बाई 4 करोगे एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन ऐसे बना हुआ आता है ना, तो हमेशा उसको ब्रेक कर लिया करो और फिर ऐसे आप देखा करो एरोमेटिसिटी। और AgNO3 वगैरह गिवन हो तो इसको गायब करके कार्बोकैटायन बना के देखा करो रेट। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं स्पेशल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे रूल ब्रेक हो जाएगा। देखो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, तो कौन ज़्यादा स्टेबल? ये ज़्यादा होता है, इससे याद रख लो। ठीक है, उसके बाद ये अगर मान लो ये एरोमेटिक है, SP है, और ये भी एरोमेटिक है, तो आप क्या बोलोगे? ये, और फिर ये हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इनमें दिमाग नहीं लगाना, जैसे बोल रहा हूँ वैसे याद रखना। देखो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन को सोचना ही कहाँ है, कहीं कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल या डबल बॉन्ड दिख जाए तो ही हाइपर कंजुगेशन को सोचना है। अब देखो कंडीशन क्या होता है, बेसिकली कंडीशन हाइपर कंजुगेशन की ये है कि sp3 कार्बन के बगल sp2 कार्बन होना चाहिए, या ऐसा बोलो sp2 कार्बन के बगल sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन होना चाहिए, और वहाँ पे एटलीस्ट एक अल्फ़ा होना चाहिए। 3 4 हो गए चलता है, एक तो होना चाहिए, तो हाइपर कंजुगेशन होता है। और ये जितने आप देख रहे हो सब का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है? sp2, इसके बगल में ये क्या है? sp3 है। हाइड्रोजन है एक होना चाहिए, बाकी 2 3 हो गए तो चलता है। यस, हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे देखो ये sp2 है, इसके बगल sp3 है, यस हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। और इसको अल्फ़ा H कितने हैं? 3 यहाँ पे हो रहा है। हाँ, ये पूरा sp2 है, इसके बगल ये sp3 है और अल्फ़ा H यहाँ पे हो रहा है।
अगर मैं बोलूँ जितने ज़्यादा अल्फ़ा एच होते हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7। तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो एक चीज़ और बता दो, अगर मैं पूछूं कि टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, तो ड्यू टू सी एच बॉन्ड, सी एच को ब्रेक करने पे तो जितना अल्फ़ा एच होता है वही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू सी एच। और अगर ड्यू टू सी एच नहीं बोला है तो ये जितने आ रहे हैं उसमें एक ऐड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 7। अगर ड्यू टू सी एच नहीं बोलता तो एक एक ऐड कर लेते सब में, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर याद रखना। ड्यू टू सी एच बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, नंबर ऑफ अल्फ़ा एच के बराबर होता है, अदरवाइज उसमें प्लस एक ऐड कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो स्टेबिलिटी सबसे पहला इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यही है स्टेबिलिटी में। स्टेबिलिटी क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा एच 2 है, यहाँ पे 4 है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल, ये। यहाँ पे अल्फ़ा एच 7, अल्फ़ा एच समझ रहे हो ना, कार्बोकेटायनिक बगल, ये 2, 2 4 और 3 7। यहाँ पे कितने हैं, 1 3 4। तो जितना ज़्यादा अल्फ़ा एच उतना ज़्यादा स्टेबल। यहाँ पे देखो अल्फ़ा एच 10 है, 3 इधर हो जाएंगे, 3 3 6, 2 8 2 10, यहाँ पे 7, तो ये ज़्यादा स्टेबल। ऐसे ही यहाँ पे इन सभी में आप निकाल सकते हो अल्फ़ा एच को देख के। अच्छा, यहाँ पे अल्फ़ा एच सेम हो गए तो यहाँ पे ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू सिस, क्योंकि स्टेरिक कम होता है। ठीक है, और अब आपको अगर रूल अप्लाई करना हुआ, मान लो एरोमेटिसिटी भी है, रेजोनेंस भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो आपको क्या अप्लाई करना है, सबसे पहले एरोमेटिसिटी देखना है स्टेबिलिटी के लिए, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। और एक ऑर्डर आपको ये याद रखना है, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये रेजोनेंस, ये तो हमने लिखा ही दिया। ये देख लो, इसमें एक चीज़ और ऐड हो गया, इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। तो कहीं पे एरोमेटिसिटी हो तो उसको रखना, फिर डांसिंग रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन से जीत जाता है, यहाँ पे रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन से जीत जाता है, ओनली हीयर, ओनली हीयर। बाकी हर जगह, सॉरी, हाइपर कॉन्जुगेशन जीत जाता है, मैं उल्टा ही लिख रहा हूँ। बाकी हर जगह, रिमेनिंग हर जगह आपके पास रेजोनेंस ज़्यादा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, रिमेनिंग हर जगह। ठीक है, बस इतना याद रखना। अब ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। पहला एप्लीकेशन ये स्टेबिलिटी तो हमने बता ही दिया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फ्री रेट किया, तो जितने ज़्यादा अल्फा एच है उतने ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इन्वर्सली होता है स्टेबिलिटी की। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कम है तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेबिलिटी लिखा है। हीट ऑफ कंबक्शन सबसे पहले क्या देखते हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन देखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ कार्बन देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये हो गया। अब अगर ये नहीं, ऐसा नहीं हुआ तो फिर हीट ऑफ कंबक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये है, और यहाँ पे ऐसा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नो डाउट यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर मान लो कार्बन सेम हो गया तो आप ब्रांच देख लिया करो, जहाँ पे ब्रांच कम तब स्टेबिलिटी क्या होता है, ब्रांच की इन्वर्सली होता है, सॉरी, ब्रांच इन्वर्सली होता है हीट ऑफ कंबक्शन, हीट ऑफ कंबक्शन। तो यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं, यहाँ पे ब्रांच है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और सॉरी हीट ऑफ कंबक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। बॉन्ड एनर्जी की अगर हम बात करें तो कभी भी बॉन्ड एनर्जी अगर पूछता है, याद रखना, मान लो यहाँ पे सी एच बॉन्ड है, यहाँ पे सी एच बी, बोलता है बॉन्ड एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, तो देखो इसको हम ब्रेक करते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज किए, इसको भी ब्रेक किए। अब देखो ये रेडिकल है, इसके बगल में 1 अल्फ़ा एच है, ये रेडिकल इसके बगल में 4 अल्फ़ा एच, सॉरी 3 इधर है, 2 इधर है, 5 अल्फ़ा एच है। तो जो एनर्जी होता है वो स्टेबिलिटी के इन्वर्सली होता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी कौन है, बी ज़्यादा, और एनर्जी जस्ट उल्टा कर देना। ठीक है, बॉन्ड लेंथ ये तो पता ही है आपको। अटैकिंग रिएजेंट के बारे में देखते हैं। अटैकिंग रिएजेंट 2 तरीके के होते हैं, याद है हमने स्टार्टिंग में रिएक्शन बताया, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग जिस पे पास नेगेटिव चार्ज हो। तो ये सभी इलेक्ट्रोफाइल हैं, लेकिन ये वाला नहीं है, दिख रहा है पॉजिटिव लेकिन नहीं है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये लव कैसे ही करेगा, जिसके पास जो चीज़ है उससे लव थोड़ी, मतलब है ना, वो कुछ, मान लो मेरे पास कार नहीं है तो मैं हाँ चाहूँगा कि मेरे पास कार हो जाए, है ना, मुझे लव होगा। तो ऐसा एक जनरल टर्म्स में आप बोल सकते हो। तो इसके पास 4 बॉन्ड बने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, दिख जरूर रहा है।
बाकी नेगेटिव चार्ज लोन पेयर कहीं दिखता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। ये एक न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्वेश्चन आता है, तो इसका मैंने रूल लिख दिया है, आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल एटम है, अगर एटम सेम है तो जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा, ये वाला होगा। यहाँ पे देखो कौन ज़्यादा होगा, नेगेटिव वाला, और ये ऑर्डर हमने ये लिख दिया है। अगर एटम बिलोंग टू सेम पीरियड है तो न्यूक्लियोफिलिक एटम इज सेम, है ना, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ये जनरल ऑर्डर है। टॉप टू बॉटम जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाता है इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये हमने लिख दिया नाइट्रोजन फॉस्फोरस टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बाकी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ये प्रोटिक सॉल्वेंट बोलता है, तो ये हो जाएगा। इसमें मैं कहूँगा जैसे है जो चीज़ें जितना है आप याद रट लो जैसे भी है। अगर लोन पेयर कंटेनिंग एटम इज जस्ट एडजेसेंट टू न्यूक्लियोफिलिक एटम, तो देखो ये लोन पेयर है और ये न्यूक्लियोफिलिक है, तो ये इसमें ये वाला ज़्यादा हो जाएगा जहाँ पे दो दो एटम के पास लोन पेयर है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और बल्कि ग्रुप है, जैसे यहाँ मिथाइल, यहाँ एक मिथाइल है, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा था, यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पे दो मिथाइल, यहाँ 3, तो साइज जो होता है इन्वर्सली होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी के। तो ये मैं ऐड नहीं करने वाला था न्यूक्लियोफिलिसिटी, पर ठीक है दे दिया आपको। सॉल्वेंट देखो दो तरीके को होते हैं, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0, और नॉन पोलर जहाँ पे 0। तो जैसे यहाँ पे देखो H2O है, ये क्या है, पोलर, और हेक्सेन क्या है, एन हेक्सेन, नॉन पोलर। इसमें भी दो होते हैं, ए प्रोटिक प्रोटिक। अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है तो उसको प्रोटिक बोलेंगे, जैसे H2O हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन से, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये सारे पोलर ए प्रोटिक होते हैं। DMSO, DMF हमने बहुत यूज किया इसको लैब में, एसीटोन, DCM, ठीक है। तो इनको याद रख लेना, कभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, और पूछे गए हैं शायद से, मैंने कहीं तो देखा था, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें एटलीस्ट GOC की आनी चाहिए। बाकी भी चीज़ें होती हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट, वो सब चीज़ें मुझे नहीं लगता आपको उतनी रिक्वायर्ड हैं, रिक्वायर्ड तो हैं लेकिन यहाँ पे GOC का एटलीस्ट इतना आना चाहिए आपको। बाकी मैं अपने साइड से आपको रीअरेंजमेंट के बारे में सिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये है, ठीक है, कभी कार्बोकटायन होता है तो वो रीअरेंजमेंट करना चाहता है। रीअरेंजमेंट होता क्यों है, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो 1 2 जब भी बगल में हाइड्रोजन हो, शिफ्टिंग ऑर्डर क्या होता है, हाइड्राइड, फिनाइल, और क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। तो ये हाइड्रोजन उठ के इधर आएगा, कार्बोकटायन उठ के उधर जाएगा। ऐसा क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे कार्बोकटायन जो था वो 2 डिग्री था, यहाँ पे कितनी डिग्री है, 3 डिग्री। तो जब तक स्टेबिलिटी बढ़े तब तक आप रीअरेंजमेंट करा सकते हो। रीअरेंजमेंट का मोटिव ही यही होता है, स्टेबिलिटी बढ़े। कभी अगर ऑप्शन हो हाइड्राइड, फिनाइल, मिथाइल, तो हाइड्राइड को सबसे टॉप पे रखना। अगर मान लो कभी 4 मेंबर रिंग है, उसके बगल के, जैसे ये 4 मेंबर रिंग है, ठीक है, उसके बगल कार्बोकटायन है, तो वो रीअरेंज होके कहाँ पे जाना चाहता है, 5 मेंबर रिंग में होना चाहता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कभी 6 मेंबर रिंग के 5 मेंबर रिंग के बगल अगर कार्बोकटायन है, बगल बोल रहा हूँ, 5 के बगल कार्बोकटायन है, तो वो किस में जाना चाहता है, 6। अब ये कैसे जाना जाता है ये मैंने आपको GOC में सिखाया है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और 4 के ऊपर ही कार्बोकटायन अगर है, बगल में नहीं, ऊपर ही कार्बोकटायन है, तो वो 3 मेंबर रिंग में जाना चाहता है, ऐसे, ठीक है। ये इसका प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये बॉन्ड टूटता है, ये नेगेटिव आएगा और ये इसको जोड़ देंगे ऐसे, और ये टूट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे था, ये अल्फ़ा बीटा, इसको तोड़ा, ये नेगेटिव से ये नया बॉन्ड बना, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बना लो। तो 1 2 3 4 5 6 ये बन गया। तो ऐसे जोड़ते हैं। फ़िलहाल इतना आपको आइडिया होना चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।